नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे एक और वीडियो लेक्चर सीरीज में। हम लोग आज कर रहे हैं अपना चैप्टर 1 अपने सिविक्स का, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं दो अलग अलग कंट्रीज के बारे में। उनके नाम कुछ इस प्रकार होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में। हम लोग बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। किसके बारे में? श्रीलंका के बारे में। और दूसरा बात करेंगे बेल्जियम के बारे में। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो पावर शेयरिंग है, जो हम लोग बात करें कि जो शक्तियों का बंटवारा है, जो शक्तियाँ होती हैं किसी भी गवर्नमेंट के पास, तो भैया उनका बंटवारा, उनके बंटवारे के बारे में बात करेंगे। कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे किसका? बेल्जियम का। और देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या समस्या थी, क्या क्या लोग थे वहाँ पे। तो इन सभी चीज़ों के पर्सपेक्टिव से जानेंगे, बेल्जियम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। तो वहाँ पे अब क्या प्रॉब्लम थी, क्या सॉल्यूशन निकाला गया, उसके बारे में बात की। कैसे इन्होंने जो अपने जो उनके साथी थे या फिर उनके साथ में रहते थे कंट्री के अंदर, उनके साथ उन्होंने माइनॉरिटी के साथ कैसे पावर बांटी, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। ठीक है। तो श्रीलंका में कैसे कैसे हम लोग बात करें पावर शेयरिंग हुई, कैसे अंग्रेज छोड़ के गए, तो फिर वहां पे क्या क्या सीन हुआ, उन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो ये चैप्टर बात करेगा पावर शेयरिंग के बारे में कि पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी है। एक एग्जांपल देंगे जहाँ पे हमें एक ऐसा एग्जांपल दिया जाएगा जहाँ पर पावर शेयर नहीं की, तो उन्हें वहां पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और जहाँ पे पावर शेयर कर ली और उन्होंने उतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। तो ये दो एग्जांपल लेके हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें जो नीचे दिख रहा है वो डेटा है किसका? वहाँ का, बेल्जियम का। कि भैया वहाँ पे लोग कैसे रखे थे, क्योंकि स्टोरी स्टेब्लिश करनी होती है राइटर को। तो बस उसी प्रकार हम भी अपनी स्टोरीज को स्टेब्लिश कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम की अगर हम लोग बात करें तो ये एक स्मॉल कंट्री है। कहाँ पे? स्मॉल कंट्री है यूरोप के अंदर। ये बहुत छोटी है, अपने हरियाणा उत्तर प्रदेश से भी बहुत छोटी है। ठीक है। इट स्पेयर इट शेयर इट्स बॉर्डर विद फ्रांस। तो यहाँ पे शेयर लिखा है, क्या लिखा है? शेयर, ARE है यहाँ पे। इट्स शेयर इट्स बॉर्डर्स विद फ्रांस। तो भैया ये अपने बॉर्डर्स छूती है किससे? फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग के साथ। ठीक है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो एथनिक कंपोजिशन मतलब होती है किस एथनिसिटी के लोग वहाँ पे रहते हैं, वो होती है। ठीक है। और ब्रुसेल्स क्या है? कैपिटल है किसकी? बेल्जियम की। अब समझ लेते हैं यहाँ पे कितने परसेंट लोग कहाँ पे क्या रहते हैं। ठीक है। ठीक है, समझे बाबू। तो इसको समझना जरूरी है। तो अगर हम लोग बात करें जो रीजन, यहाँ पे पॉपुलेशन लिखी है, यहाँ पे लैंग्वेज लिखी है। तो अभी यहाँ पे इतने एरिया के अंदर जो मैं अभी सर्कल बना रहा हूँ, तो इतना रीजन ये पूरी कंट्री का पर्सपेक्टिव दिखा रहा है। ठीक है। तो ये ऊपर जो हमें सीन दिख रहा है, तो यहाँ का ये जो सीन है, ये जो ऊपर डेटा दिया गया है, ये पूरी कंट्री का, और नीचे वाला दिया गया है वो कैपिटल सिटी का है। तो अगर हम लोग बात करते हैं रीजन, जैसे कि फ्लेमिश रीजन हुआ, तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि जो फ्लेमिश रीजन हुआ, तो यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन कितनी है? 59% है। और ये ज्यादा से ज्यादा लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। तो यानी कि हम लोग देख रहे हैं पूरी कंट्री के अंदर जो डच बोलने वाली पॉपुलेशन है वो कैसी है? ज्यादा है। यानी कि जो जो डच स्पीकर्स हैं वो कंट्री के अंदर ज़्यादा है। ठीक है। और अगर वहीं हम लोग बात करें जो वेलोनिया है, जहाँ पे लोग रहते हैं, कितने 40% लोग रहते हैं। और यहाँ पे ये लोग भाषा बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। और तीसरी कैटेगरी की अगर बात करें तो वो 1% है। तो यहाँ पे लोग जर्मन बोलते हैं। तो अब आपने क्या देखा कि भैया यहाँ पे जो पूरी कंट्री की अगर बात की जाए, तो जो डच हैं वो जनसंख्या में ज्यादा हैं। कैसे हैं? जनसंख्या में ज्यादा हैं। वही हम लोग बात करें कि अब यहाँ पे समस्या ये हो जाती है कि ब्रसेल्स जो कि कैपिटल सिटी है, वहां पे जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो मेजोरिटी में है, और जो डच हैं वो कम माइनॉरिटी में है। तो पूरे कंट्री के अंदर तो सीन उल्टा चल रहा है। पूरी कंट्री के अंदर जो डच हैं वो ज्यादा है, और जो फ्रेंच हैं वो कम है। पर जो कैपिटल सिटी है, जो मेन सिटी है, जहाँ पे हम लोग बात करें, जहाँ से देश चलता है, वहाँ के अंदर जो फ्रेंच की पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, 80% है। और जो हम लोग बात करें कि वहाँ पे डच है, तो वो ये 20% ही है। तो यहाँ पे ये समस्या आ गई। ठीक है। और अब हम लोग थोड़ी बहुत इसका समझ में आ गया कि कैसे कैसे वहाँ पे एथनिक कंपोजिशन है। अब कैसे कैसे वहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी, क्या क्या सॉल्यूशन होंगे, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, समझे बाबू। तो श्रीलंका के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो श्रीलंका क्या है? एक छोटा सा इसलैंड नेशन है। क्या है? छोटा सा एक इसलैंड नेशन है, जो कि इंडिया के जस्ट नीचे पड़ता है।
और इसकी हम लोग बात करें, ये कुछ किलोमीटर दूर है किससे, साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से, ठीक है। तमिलनाडु से दूर ही है, यानी कि इंडिया के जस्ट नीचे ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें जो तमिल नेटिव्स हैं श्रीलंका के, इन्हें श्रीलंकन तमिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्रीलंकन तमिल, जो कि जो तमिल नेटिव के हैं, यानी कि इंडिया से गए थे वहाँ पर काम वगैरह करने के लिए। और हम लोग बात करें जो मतलब तमिल नेटिव के हैं, तो उन्हें श्रीलंकन तमिल बोला जाता है। और जो इंडियन तमिल्स हैं, वो लोग हैं जिनके फोर फादर कहाँ से थे, इंडिया से थे, और इन्हें प्लांटेशन वर्क की तरह वहाँ पे ले जाया गया था कॉलोनी पीरियड में। तो अंग्रेज क्या करवाते थे, अलग अलग कंट्रीज में वो अपना व्यापार करते थे, तो खेती वगैरह करते थे, तो भैया उन्हें क्या चाहिए पड़ते, सस्ते लेबर चाहिए पड़ती थी, सस्ते मजदूर चाहिए पड़ते थे। तो अब भैया जो लोग यहाँ पे बेरोजगार हैं, वो लोग क्या करते थे, वो लोग उनके साथ चले जाते थे और काम करने के लिए, तो फिर वहीं पे बच जाते थे। तो भैया वैसे ही वहाँ पे हम लोग बात करें कि श्रीलंका के अंदर भी लोग पहुंच गए थे और वहाँ पे रहने लगे थे, ठीक है, लोग वहाँ पे। अब वहाँ पे एथनिक कंपोजिशन या फिर दूसरी कंपोजिशन कैसी क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी अब चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, समझे बाबू। तो अगर हम लोग बात करें पॉपुलेशन की, तो वहाँ पे सनाला बोलने वाले 74% है, तमिल बोलने वाले 18% और बाकी के 8% है। अब हम लोग बात करें कि कैसे वहाँ पे मेजोरिटिज्म अपनाया गया श्रीलंका के अंदर, और कैसे हम लोग बात करें कि जिस चीजें थी बेल्जियम के अंदर वो सही हुई। सबसे पहले जो हम लोग बात करें कि मिजोरम है, तो वहाँ पे मेजोरिटिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पे जो ज्यादा लोग होंगे उनकी बात मानी जाएगी, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मेजोरिटिज्म, ठीक है। ठीक है, समझे बाबू। तो अब हम लोग बात करें, श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था। कब बना था इंडिपेंडेंट कंट्री? हमारे जस्ट एक साल बाद, 1948 में। यहाँ पे हम लोग बात करें, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड किया गया गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया, बहुत सारे मेजोरिटिज्म जो मेजोरिटिज्म मीजर थे वो लिए गए, जिससे कि हम लोग बात करें, जिससे कि सुनाला सुप्रीमेसी बढ़ गई यहाँ पे। यानी कि पहले क्या होता था कि अ, अब मैं थोड़ी आपको बैकग्राउंड में कहानी बता दे रहा हूँ, जो कि बुक वगैरह में दी गई है, उसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ कि भैया हमें बताया क्या गया है कि भैया जो सनाला पीपल हैं, वो लोग किस में थे, तो भैया उन्हें पहले इतने ज़्यादा अधिकार नहीं मिलते थे। और जो तमिलियंस थे वहाँ पे, जो इंडियन तमिल्स वगैरह थे, तो उन्हें अंग्रेज क्या करते थे, प्रेफर करते थे, उनसे काम करवाते थे, उन्हें सरकारी नौकरियां देते थे। तो भैया अब जो सिन्हालास थे, इनके मन में थोड़ी बहुत खटास बन गई, किसके लिए, तमिलियंस के लिए, या फिर श्रीलंकन जो जो लोग हम लोग बात करें तमिल भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो इनसे थोड़ी उन्हें चिढ़ बैठ गई। तो जैसे ही हम लोग बात करें, जैसे देश आज़ाद हुआ, तो इन लोगों के पास तो भैया मेजोरिटी थी, तो इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट बना ली। और ये अब घृणा करते थे किससे, तमिल तमिल स्पीकर से। तो भैया इन्होंने अपनी सनातन सुप्रीमेसी वहां पर बसा ली, और 1956 में एक एक्ट पास किया, जिसमें डिक्लेयर कर दिया गया कि सिन्हाला क्या उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो भैया इससे भैया ठेस पहुंचा जो तमिल स्पीकर थे, ठीक है, उन्हें। जो गवर्नमेंट था उसने सिन्हाला एप्लीकेंट को, हम लोग बात करें, रिकॉग्नाइज किया गया यूनिवर्सिटीज में, जॉब्स में। तो हर एक जगह पे इनका सिलेक्शन हो जाता था, किसका, जो सुनाला स्पीकिंग थे, यानी कि जो सुनाला भाषा बोलते थे, उनका हर जगह सिलेक्शन हो रहा था। और ये लोग चिढ़ते थे, मतलब एक तरीके से पसंद नहीं करते थे, किसे, ये लोग पसंद नहीं करते थे श्रीलंकन तमिल को, या फिर हम लोग बात करें तमिल, जो तमिल स्पीकर थे उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए उन्हें रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता, तो बहुत प्रॉब्लम होने लगी। तो अब भैया जब प्रॉब्लम होती है, तो भैया ऐसे ही हम लोग बात करें, प्रॉब्लम जब होती है, तो फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, तो वहाँ पे बहुत दंगे हुए, फसाद हुए, मारा-कूटी हुई, तो वहाँ पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बढ़ गई वहाँ पे। कहाँ पे? श्रीलंका के अंदर, ठीक है? ठीक है, बाबू। अब हम लोग बात करें कि वहाँ पे जो बेल्जियम था, वहाँ पे एक्कोमोडेशन, यानी कि सही चीज़ें कैसे हुई। तो जो बेल्जियम के लीडर्स थे, उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि भैया जो हमारे यहाँ पे अस्तित्व में रीजनल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं, इनको सही करना चाहिए हमें। तो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड किया, 1970 से लेकर 1993 के बीच में, और बहुत सारे बदलाव लाया, जिससे कि हम लोग बात करें सिक्योर जो सोसाइटी थी, उसके अंदर एकीकरण हो सके या फिर मिल सके। हम लोग बात करते हैं कि जो बेल्जियम था, वहाँ पे मॉडल के अंदर क्या लाया गया, क्या चीजें की गई। जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रिस्क्राइब करता था कि जो नंबर है, जो फ्रेंच हैं डच के, मतलब जो नंबर हैं डच लोगों के और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के मिनिस्टर, ये इक्वल होंगे कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में। जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो हम लोग बात करें वो सबनेट नहीं होगा किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब इसके मतलब इसका काम, मतलब उसकी हर छाप भी नहीं करता रहेगा। और क्या क्या प्रोविजन लाया गया, तो जो ब्रिसेल थी उसे
उधर पे हम लोग बात करें सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई, इसमें कि हम लोग बात करें दोनों जो कम्युनिटीज हैं उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो रहा हो, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट थी, ये हम लोग बात करें थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी जो कि इलेक्टेड की गई थी। इससे हम लोग बात करें कि कम्युनिटी गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कम्युनिटी भी गवर्नमेंट कहा जाता है, थर्ड काइंड की गवर्नमेंट है। जैसे कि हम लोग बात करें हमारे यहाँ पंचायती राज या म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, तो वैसे ही वहाँ पे थी, ठीक है। तो इसे कम्युनिटी गवर्नमेंट वहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो पावर शेयरिंग होती है वो जरूरी क्यों होती है, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो पावर शेयरिंग है वो जरूरी क्यों है। जो पावर हम लोग शेयर करते हैं अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग पार्ट्स में, वो क्यों करते हैं। तो पावर शेयरिंग होती है ये डिजायबल इसलिए है क्योंकि भैया ये प्रोड्यूसर होते हैं या फिर मोडल लीडिंग होती है, इसकी बेसिस पे ली जाती है, पावर शेयर की जाती है। तो भैया सबको पावर मिलनी चाहिए जिससे कि हम लोग बात करें ये लोग भी अच्छी तरीके से क्रॉस वगैरह बना पाए। तो पावर शेयरिंग है ये गुड इसलिए है क्योंकि ये हेल्प करती है कम करने में कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में। तो भैया सबके पास पावर होगी तो भैया लड़ाई होगी ही नहीं। impose the will of majority community undermining the unity of nation। तो भैया जबरदस्ती अपनी मेजोरिटी को थोपना किसी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो इससे हम लोग बात करें कि इससे यूनिटी खतरे में आती है किसी कंट्री की। और हम लोग बात करें पावर शेयरिंग है ये एक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी कि डेमोक्रेसी की एक तरीके से आत्मा कह सकते हैं या फिर जान कह सकते हैं, ठीक है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ पावर। तो डेमोक्रेटिक रूल के अंदर जो पावर है वो क्या है, ये शेयर की जाती है। और हम लोग बात करें एक्सरसाइज भी की जाती है जिनके पास में, हम लोग बात करें जो कि आम लोग की लाइफ में इफेक्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अलग अलग फॉर्म्स पावर शेयरिंग की, उनके बारे में बात करते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयरिंग की जाती है। जैसे कि हम लोग बात करें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है। तो भैया इसमें हम लोग देखते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन के पास में है। जैसे सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस किसके पास इंश्योर करता है, ये नॉन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सेसिव अनलिमिटेड पावर। System of check and balance ensure non none of organ can executive ultimately power। तो जो हम लोग बात करें सिस्टम है किसका, चेक ऑफ बैलेंस का। तो भैया जब हम लोग बात करें कि इसका मतलब क्या है, कि जो हम लोग बात करें कि जुडिशरी, अब इसको गौर से बताते हैं। जैसे जुडिशरी हम लोग बात करें एग्जीक्यूटिव के ऊपर नजर रखती है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के ऊपर रखता है। और इन दोनों के ऊपर नजर रखता है कौन सा, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, और लेजिस्लेटिव हो गया, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या चेक ऑफ बैलेंस बना के रखते हैं आपस में, ठीक है। इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है। और हम लोग बात करें कि जो पावर शेयर होती है गवर्नमेंट के बीच में तो अलग अलग लेवल पर, जैसे हम लोग बात करें कि अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच में होती है तो इसे क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। ये हमने वाली बात कर ली। तो भैया इट इज अ जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री। तो भैया एक जनरल गवर्नमेंट होती है पूरी कंट्री के लिए। अगर इंडिया की बात करें तो हमारे पास सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कैसे जो पावर है वो अलग अलग ग्रुप सबके और सोशल ग्रुप्स के बीच में बांटी जाती है, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि इसे कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और इस टाइप की अरेंजमेंट अगर हम लोग बात करें दी जाती है, गवर्नमेंट दी जाती है अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में, जिससे कि उन्हें इग्नोरेंट फील ना हो, ठीक है। मतलब जो भी फील करते हैं इग्नोरेंट, तो भैया उनके उनको ऐसा ना लगे, इग्नाइजेशन जैसी फीलिंग ना है कि हमें क्या कर दिया, हमें इग्नोर कर दिया इन्होंने क्योंकि हम लोग मेजोरिटी में नहीं है, ठीक है। तो इन्हें ऐसी फीलिंग ना है, तो इसलिए हम लोग बात करें पावर शेयरिंग जरूरी हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है कि दिस मेथड यूज टू गिव शेयर इन पावर एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो ये स्पेयर के अंदर हम लोग बात करें कि जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें माइनॉरिटी कम्युनिटी की प्रॉब्लम ना हो और उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पावर शेयर की जाती है अमंग पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप्स
तो इसलिए अलग-अलग जगह पे हम लोग बात करें जो पावर्स हैं वो शेयर की जाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास में कुछ पावर होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स के पास भी कुछ पावर्स होती हैं, ठीक है? अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो सिटीज़न को हम लोग बात करें फ्रीडम होती है कि चुनने की अलग-अलग क्या कंसिडरेशन अलग-अलग चीज़ों को अलग-अलग चीज़ों को समझने की छूट दी जाती है। इससे हम लोग बात करें कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट बनती है जो कि अलग-अलग पार्टीज़ के बीच में होती है। इससे हम लोग बात करें कॉम्पिटिशन बढ़ता है, जब कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो जो हम लोग बात करें जो आउटकम है वो हमें अच्छा देखने को मिल जाता है, ठीक है? और ये कॉम्पिटिशन एंश्योर करता है कि आपके पास क्या 1-2 ऑर्डर आ जाएँ। और अगर हम लोग लास्ट पॉइंट की बात करें तो डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है जैसे कि ट्रेडर्स हुए, बिज़नेसमैन हुए तो ये सब वर्क करते हैं, ठीक है? और इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।